नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 का चक्रव्यूह। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां निकाय चुनाव मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई जारी। ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई ये जारी है, जहां निकाय चुनाव की रोक पर फैसला संभव। सरकार की ओर से हलफनामा उपलब्ध कराया गया है। जल्द हाईकोर्ट का अहम फैसला आ सकता है। तो ये बड़ी खबर है, जहां निकाय चुनाव की रोक पर फैसला आज संभव बताया जा रहा है कि इसके चलते फैसला आ सकता है। और ये देखना महत्वपूर्ण है कि आखिर कोर्ट की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। जिस तरीके से हलफनामा सरकार की तरफ से दायर किया गया है, 2017 के सर्वे का हवाला दिया गया है कि 2017 के सर्वे के आधार पर ही ओबीसी आरक्षण जो है तय किया गया है और 3 लेयर टेस्टिंग को भी इसमें शामिल किया जाए। इन तमाम दलीलों के बाद कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। निकाय चुनाव समय अनुसार होंगे या फिर ये तिथि आगे एक्सटेंड की जाएगी, क्योंकि अभी तक रोक बरकरार है। और अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, याचिका क्या है, विस्तार से ग्राफिक्स के जरिए। जहां निकाय चुनाव को लेकर सरकार ने जारी की है आरक्षण सूची, जहां आरक्षण सूची को लेकर आपत्ति जताई गई है। ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई और इसी को लेकर सुनवाई चल रही है। 5 दिसंबर 2022 की अधिसूचना को चुनौती दी गई, जिसके बाद ओबीसी आरक्षण को लेकर याचिकाकर्ता का बड़ा आरोप सामने आया, जहां ओबीसी आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है। ये सवाल खड़ा किया गया याचिकाकर्ता की तरफ से। पिछड़ों के आरक्षण में ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला लागू नहीं किया गया है, यह भी कहा गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई और इसी के साथ साथ कोर्ट ने अधिसूचना जारी करने पर 12 दिसंबर तक रोक लगाई, जिसके बाद इसे एक्सटेंड भी किया गया। कोर्ट ने 14 दिसंबर तक रोक लगाई और इसके बाद कोर्ट की तरफ से 20 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी गई। तो वही कल भी इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई थी और फिर कोर्ट ने 21 दिसंबर तक रोक लगा दी और आज ये सुनवाई चल रही है, जहां नगरीय निकायों का कार्यकाल 12 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच समाप्त हो जाएगा। निकाय चुनाव को लेकर सरकार ने अधिसूचना आरक्षण सूची जारी की थी, जिसको लेकर याचिकाकर्ता ने ये कहा है कि कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया होता है आरक्षण की, उसका पालन नहीं किया गया है। ट्रिपल टेस्टिंग के आधार पर ये आरक्षण नहीं दिया गया है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं याचिकाकर्ता ने अपनी ये याचिका दाखिल की, जिसको लेकर सुनवाई हो रही है। तो वही अब आपको सरकार का पक्ष भी बता देते हैं। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सरकार ने जो हलफनामा दायर किया है उसमें 2017 के आधार पर, यानी कि 2017 में जो सर्वे हुआ उसके आधार पर, 2017 के सर्वे के आधार पर ही आरक्षण दिया गया है और ट्रिपल टेस्टिंग भी इसमें शामिल है, यानी कि जो प्रक्रिया है वो भी इसमें गिनी जाए। इसको लेकर सरकार ने तमाम दलीलें भी दी हैं। अब इन दोनों ही पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट की तरफ से क्या फैसला दिया जाता है, ये सुनना महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये निकाय चुनाव का भविष्य तय करेंगी कि आखिर निकाय चुनाव एक्सटेंड किए जाएंगे या फिर समय अनुसार निकाय चुनाव होगा। और हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी? देखिए, सुनवाई चल रही है, क्या कुछ संभावनाएं हैं, क्योंकि सभी की निगाहें इसी पर टिकी हैं कि आखिर निकाय चुनाव समय से हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। दलीलें दे दी जा चुकी हैं और लगातार सरकार की तरफ से भी हलफनामा दे दिया गया है। अब क्या कुछ अटकलें आ रही हैं? देखिए, जो प्रोसीजिंग का समय होता है वो शुरू हो चुके हैं। 3:10 पे ये सुनवाई शुरू हुई थी। करीब 10 मिनट के लिए उसके बाद ये सुनवाई थोड़ी देर के लिए रोकी भी गई थी। अब पुनः वो सुनवाई शुरू कर दी गई है। करीब 14 जो याचिकाकर्ता हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी एक एक करके उनकी सुनवाई की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने हलफनामा दायर किया था उसके बाद जो याचिकाकर्ता हैं उनकी सुनवाई होनी थी, उसमें बहस होनी है। माना जा रहा है कि करीब 4:30 बजे तक का वक्त है कि तब तक जो न्यायमूर्ति हैं वो अपना फैसला दे सकते हैं और हाईकोर्ट की तरफ जो सबकी निगाहें लगी हुई हैं वो अपना फैसला दे सकते हैं। सुनवाई अभी चालू है। अभी की जो अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है कि वो सुनवाई चालू है और जो 14 लोग की जो याचिकाकर्ता हैं, जो 14 लोग हैं, उनमें से 3 लोग की सुनवाई खत्म हो चुकी है। चौथा जो याचिकाकर्ता है उनकी इस समय सुनवाई जा रही है और माना जा रहा है कि आने वाले 20 से 25 मिनट का और वक्त लगेगा, जब जो सबकी निगाहें हैं कि निकाय चुनाव पे आखिर क्या होगा, उसके लेके उच्च न्यायालय कोई अपना एक फैसला दे सकता है। जी बिल्कुल। और देखिए, इसी ग्रीन सिग्नल का इंतजार किया जा रहा है मनीष, लेकिन फिलहाल कितना वक्त और लग सकता है? आज फैसला आने की संभावना है या कल तक के लिए और टलेगा?
देखिए ये कहना बहुत मुश्किल है और हालांकि सरकार ने जो अपनी याचिका दाखिल की थी और हलफनामा दिया था उसके बाद कहा गया था कि इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए और जो निकाय चुनाव की तैयारियां हैं वो हमारी तरफ से तैयार पूरी कर दी गई हैं और जल्द से जल्द निकाय चुनाव की जो अधिसूचना जो रोक लगाई गई थी उसको पुनः उसको वापस लागू कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से याचिकाकर्ता थे उनको भी कल एक बार पूरी तैयारी के साथ आने के लिए बोला गया था। कल हमने देखा था कल करीब 3:30 बजे के बाद का वक्त था, 3:45 पे ये प्रोसीडिंग शुरू हुई थी और उसमें ये बोला गया था कि आप पूरी तैयारी के साथ आइएगा। आज पूरी तैयारी के साथ शायद पहुंचे हैं, इसी के लेके ये हेयरिंग शुरू है और माना जा रहा है कि हेयरिंग जो सुनवाई है वो जैसे ही पूरी होगी उसके बाद अगर बहस के जिरा करते हैं, जिरा जो चली है वो पूरी होती है, उसके बाद माना जाता है कि उच्च न्यायालय कोई एक फैसला ले सकता है। बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि आने वाले 24 तारीख से शीतकालीन अवकाश शुरू हो जाएंगे तो उसके पहले अगर आज उच्च न्यायालय अगर नहीं देता है, फैसला नहीं देता है तो माना जा सकता है कि ये चुनाव टलता हुआ नजर भी आ सकता है। तो इस समय जो निगाहें हैं वो उच्च न्यायालय पे है, लॉर्डशिप पे है कि वो क्या फैसला लेते हैं, किस तरीके के फैसला आता है। अभी की जो तस्वीरें हैं वो इस तरह के हैं कि जो प्रोसीडिंग है, जो सुनवाई है वो शुरू हो चुकी है। जो बहुत ज़्यादा इंतजार किया जाता कल करीब 2 बजे से हम लोग इंतजार कर रहे थे, करीब 3:45 बजे शुरू हुई थी। आज 3:10 पे वो जो प्रोसीडिंग थी वो शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल मनीष, और देखिए कहीं ना कहीं अगर सरकार के पक्ष में ये फैसला आता है और निकाय चुनाव को अधिसूचना जारी करने की इजाजत दी जाती है तो कहीं ना कहीं जो याचिकाकर्ता है वो सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। तो इसको कहीं ना कहीं जो पूरी तरीके से तस्वीर धुंधली पड़ रही है, जिसको लेकर उनको डाउट है, उसको समझाने की जरूरत है कि जो उनके पॉइंट्स है कि प्रक्रिया ठीक तरीके से उसका पालन नहीं किया गया है। हालांकि सरकार की तरफ से जवाब दाखिल किया गया है लेकिन संतुष्ट करना जरूरी है। देखिए निश्चित तौर से अगर आप अपनी बात को आपने हलफनामा जो दायर किया था उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि 7 अप्रैल 2017 को जो दिशा निर्देश दिए गए थे माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसी का मैकेनिज्म को फॉलो किया गया है। ट्रिपल टेस्ट किए गए थे, उसके बाद सर्वे कराया गया था, उसी सर्वे को आधार मान के आरक्षण जो है लागू किया गया, उसी को आप आधार मानिए। और हालांकि उसके बाद जो याचिकाकर्ता है उनका कहना था कि 2022 में एक ऐसी रिट पड़ी थी जिसको लेके उसमें ये कहा गया था कि शायद जो दिशा निर्देश दिए गए थे उसको पूरी तरह से फॉलो नहीं किया गया था और उसको पुनः आप सर्वेक्षण कराया जाए। तो मामला यहाँ पर पे पता है कि जो आरक्षण प्रक्रिया जो लागू की गई थी, जो सरकार ने अप्लाई की थी, उसके लिए जो हलफनामा दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय की जो गाइडलाइंस में किया गया था 7 अप्रैल 2017 को, उसको लेके जो चीज़ें थी उन्होंने अपनी पूरी दाखिल की है। उस पर अब संतुष्ट होती है नहीं होती है उच्च न्यायालय, ये देखने की बात होगी। जिरा जारी है, जो वादी हैं, जो पक्षकार हैं वो आपस में जिरा कर रहे हैं और माना जा रहा है कि जिस तरीके की जो चीज़ें सहूलियत निकलती है, अगर उससे कोर्ट संतुष्ट होता है अगर सरकार के पक्ष से, तो माना जा रहा है कि इस पे फैसला आ जाएगा। अगर नहीं संतुष्ट होते हैं तो नतीजा याचिकाकर्ताओं के फेवर में जा सकता है और शायद इसमें आगे कोई एक डेट भी मिल सकती है जो कि साफ निर्देश होंगे कि जो तारीखें हैं, जो चुनाव का इलेक्शन का जो टाइम है वो फिर आपको फरवरी से मार्च तक का इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि सरकार की पूरी तैयारी, सरकार ने पूरी तैयारी के साथ अपना हलफनामा दायर किया था, उसमें कहा भी था कि हमने पूरी प्रोसीडिंग, पूरी मैकेनिज्म को फॉलो किया है, जो ट्रिपल टेस्ट होते हैं उसको भी किया गया है, उसके बाद हमने ये सर्वेक्षण को लागू किया था। इस लागू को करने के पीछे जो आधार है वो 7 अप्रैल 2017 को जो उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश में कराया गया सर्वे था उसको माना जाए। अब देखना होगा कि उच्च न्यायालय इस पे क्या फैसला लेती है। तो देखिए सरकार के इस जवाब से कितना संतुष्ट कोर्ट होता है, याचिकाकर्ता होते हैं, ये देखना रहेगा। 2017 के हवाले से कितने खुश रहते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया मनीष, आप नजर बना के रखिएगा। और अब बढ़ते हैं आगे खबरों के सिलसिले में, जहां लखनऊ से ही अगली खबर, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का झांसी दौरा रद्द हो गया है। कल झांसी जाने वाले थे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, लेकिन जेल में बंद सपा के पूर्व विधायक से उनकी मुलाकात भी होनी थी, लेकिन इससे पहले उनका ये दौरा रद्द हो गया है। सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण यादव से उन्हें जेल में मुलाकात करनी थी। कल की जगह आपको बता दें, अब 26 दिसंबर को झांसी जा सकते हैं अखिलेश यादव। 26 दिसंबर को जेल में बंद दीप नारायण यादव से मुलाकात कर सकते हैं, अभी संभावना है, ये भी डेट कोई फाइनल नहीं है। तो कल झांसी का दौरा था समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का, जो कि रद्द कर दिया गया है और इसके बाद 26 दिसंबर तारीख बताई जा रही है कि झांसी का दौरा कर सकते हैं अखिलेश यादव और इस दौरान वो जेल में बंद दीप नारायण से भी मुलाकात कर सकते हैं। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई है। स्कंदिता, क्या कुछ जानकारी? देखिए अखिलेश यादव का झांसी का दौरा रद्द किया गया है, क्या इसके पीछे की वजह, और 26 जो तारीख बताई जा रही, क्या वो फाइनल है? जी देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कल झांसी का प्रस्तावित दौरा जो था वो रद्द हो गया है
और झांसी का जो दौरा था वो 22 दिसंबर यानी कि कल होने वाला था, जो कि अब उन्होंने ना इसको पोस्टपोन किया है, रद्द किया है। उन्होंने 26 दिसंबर कहा है कि वो 26 दिसंबर को झांसी जाएंगे और झांसी जाकर उनके पूरा दिन वहीं अपना बिताएंगे। और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जो हैं वो पूर्व विधायक दीप नारायण यादव से जेल में मिलने जाएंगे, उनसे मुलाकात करनी थी उनको, उसी को लेकर उनका ये दौरा था जिसको अभी उन्होंने कैंसिल कर दिया है। लेकिन 26 तारीख को बताया जा रहा है कि 26 तारीख को अखिलेश यादव वहां जाएंगे, अपना पूरा दिन वहां पर उनके साथ जो पूर्व विधायक दीप नारायण यादव हैं उनके साथ जेल में मुलाकात करेंगे। और उसके अलावा भी उनके कई सारे डे प्लान्स झांसी में रहेंगे। जी, और फिलहाल कल का उनका क्या कार्यक्रम, जब झांसी का उनका दौरा रद्द हो गया है तो क्या कोई विशेष कार्यक्रम की वजह से इसे रद्द किया गया है स्कंदिता? जी बिल्कुल, अगर कल की बात की जाए तो कल अखिलेश यादव जो है उनका समाजवादी पार्टी का कार्यालय है उसमें नगर निकाय चुनाव को लेकर बैठक चल रही थी, क्योंकि आज भी और कई सारे लोग आवेदन के लिए आ रहे थे, अपना फॉर्म भरने के लिए आ रहे थे। तो लगातार जो आवेदन करता है उनकी भीड़ बढ़ रही है सपा कार्यालय में। शायद इसको देखते हुए सपा प्रमुख ने ये प्रोग्राम को रद्द किया है और उनको ये है कि जो आवेदनकर्ता आ रहे हैं उनको उनकी बातें सुन रहे हैं, नेताओं से उनका लगातार मुलाकात कर रहे हैं, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं, अपनी अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर। तो शायद यही कारण। जी चलिए, बहुत शुक्रिया स्कंदिता आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से अब खबर, जहां अवैध कब्जे पर चला है लखनऊ विकास प्राधिकरण का बुलडोजर। नूरजल की जमीन पर बने पार्क पर हुए अवैध कब्जे को एलडीए ने ध्वस्त किया है। तो किस तरीके से अवैध कब्जे को एलडीए ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है। कार्रवाई के दौरान एलडीए के अधिकारी मौजूद रहे हैं। नजूल अधिकारी अरविंद त्रिपाठी, अवर अभियंता रंगनाथ सिंह के साथ कई सुपरवाइजर मौजूद रहे हैं। स्थानीय पुलिस के सहयोग से ध्वस्तीकरण का अभियान चलाया गया। हुसैनगंज थाना क्षेत्र में बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। तो एलडीए की ये बड़ी कार्रवाई और उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अवैध कब्जा पूरी तरीके से धराशायी हुआ है। हुसैनगंज थाना क्षेत्र में बुलडोजर की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां अवैध कब्जे पर लखनऊ विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला है। नजूल की जमीन पर बने पार्क पर हुए अवैध कब्जे को एलडीए ने ध्वस्त किया है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या कुछ जानकारी, देखिए किस तरीके से अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, बुलडोजर चला है वहां पर, क्या कुछ मौके से अपडेट? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी लगातार एक्शन मोड में है। इससे पहले अगर हम बात करें तो लगातार पिछले 7 दिनों से अतिक्रमण हटाने का अभियान लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की तरफ से किया जा रहा है। आज की अगर हम बात करें हुसैनगंज थाना क्षेत्र में करोड़ों रुपए की जो सरकारी नजूल की जमीन है उस पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया था, कब्जा कर लिया था, जिसको खाली कराने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी और साथ ही साथ स्थानीय पुलिस बल मौजूद रहा। स्थानीय पुलिस बल के मौजूदगी में बुलडोजर की कार्रवाई वहां पर हुई। बुलडोजर ने अतिक्रमण हटाया है। कहीं ना कहीं एक सीधा संदेश उत्तर प्रदेश की जनता को देने का प्रयास किया जा रहा है कि जहां कहीं भी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण है, अवैध तरीके से निर्माण हुए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई का दौर निरंतर चलता रहेगा। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भूमाफिया हो चाहे सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वाले लोग हों, उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाए। उसी के तहत लखनऊ में बड़े पैमाने पर जो सरकारी जमीनें हैं उनको चिन्हित किया गया है। सरकारी जमीनों पर जहां पर झुग्गी झोपड़ी बनाई गई है, अवैध तरीके से घर बनाकर खड़े कर लिए गए हैं, बिल्डिंगें बनाई गई हैं, उनको चिन्हित किया गया है। वो चिन्हित करने के बाद उन जगहों पर कार्रवाई करने के लिए लगातार लखनऊ विकास प्राधिकरण का जो बुलडोजर है वो गरज रहा है। उसी के तहत आज भी हुसैनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो सरकारी नजूल की जमीन थी उस पर जो है बुलडोजर चला और कब्जा मुक्त कराई गई है जमीन। कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से और भी जगहों पर बड़े पैमाने पर अभियान चलाए जाएंगे, जहां जहां कहीं अवैध तरीके से अतिक्रमण होगा या फिर सरकारी जमीनों पर कब्जा होगा, मानकों के विपरीत बिल्डिंगें बनी होंगी, कॉम्प्लेक्स होंगे, उनके ऊपर भी उत्तर प्रदेश सरकार और लखनऊ विकास प्राधिकरण का जो बुलडोजर है वो व्यवस्था रहेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया नीलेश आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने चीन मुद्दे को लेकर कहा है कि सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है, लेकिन जानबूझकर संसद में हंगामा किया जा रहा है। तो वहीं इरफान सोलंकी से अखिलेश यादव की मुलाकात समेत न्यूज़ 1 इंडिया ने कई अहम मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की। एसपी सिंह बघेल ने इस दौरान क्या कुछ अहम कहा है, आपको सुनवाते हैं। सीमा पर भारतीय सेना चीन को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लेकिन संसद भवन में लगातार हंगामा मचा हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल हैं।
सर, चीन को जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब हमारी भारतीय सेना दे रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस पर बयान भी दे चुके हैं, किसी भी तरीके से भारतीय सेना को नुकसान नहीं हुआ। लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है, विपक्ष के कई नेताओं ने कहा कि सरकार आंकड़े छिपा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पे हमारी कुछ स्ट्रेटजी होती है, जियो पॉलिटिक्स होती है, जियो स्ट्रेटजी होती है, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी होती है। उन हमारे ही विपक्ष ऐसा है कि उन मुद्दों पर भी वो चर्चा करके और दुश्मन को भी उसको ये बात पता चले। तो सरकार का क्या पहलू है, सरकार हमारा क्या किया, और राजनाथ सिंह जी का बयान अपने आप में पर्याप्त है, और ये इस प्रकार की बातें करना देश के लिए ठीक नहीं है। सर, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं अजय राय, उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की और कहा कि अमेठी में स्मृति ईरानी आती हैं और लटके झटके दिखाकर चली जाती हैं। क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार उन पर कार्रवाइयां भी हो रही हैं? अजय राय जी की पृष्ठभूमि को मैं जानता हूं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। तो ये वो है अपने हाईकमान को खुश करने के लिए, क्योंकि स्मृति ईरानी जी ने ही राहुल गांधी को हराया है, तो उनके खिलाफ बोल करके वो सहानुभूति लेना चाहते हैं। और जो पार्टी और जो व्यक्ति महिलाओं की इज्जत नहीं करता है वो अच्छी बात नहीं है। जिसको वो जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, वो एक प्रतिष्ठित देश की कैबिनेट मंत्री हैं, वो बेहतरीन कलाकार हैं। उनके सीरियल जब आते थे तो उस समय घरों में एक हिसाब से सड़कों में महिलाएं अघोषित कर्फ्यू लग जाया करता था। तो इस प्रकार की टिप्पणी करना, कला को अभद्रता कहना, ये अच्छी बात नहीं है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। सर, अखिलेश यादव हाल ही में इरफान सोलंकी से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो झूठे मुकदमे में लोगों को फंसाकर परेशान कर रही है। एक भी झूठा मुकदमा बदले की भावना से भारतीय जनता पार्टी कभी काम नहीं करती है, और जो भी मुकदमे हैं वो गुण दोष के आधार पर हैं, और आईओ होता है वो मेरिट और डीमेरिट के आधार पर, एविडेंसेस के आधार पर वो उसमें फाइनल रिपोर्ट लगाता है या चार्जशीट लगाता है। किसी को कोई परेशानी है तो कानपुर में ही अगर एसओ ने लिखा है तो सीओ, एडिशनल एसपी, एसपी, शायद वहाँ पे कमिश्नरेट सिस्टम है, तो वो एसीपी, डीसीपी, देन ज्वाइंट कमिश्नर, देन एडिशनल कमिश्नर, देन कानपुर के कमिश्नर, इतने लोगों को कोई मैनेज नहीं कर सकता है। दूसरी बात यह है कि हमारी डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है कि कोई दिक्कत है तो वो माननीय कोर्ट में भी जा सकते हैं। उन पर जो मुकदमे हैं वो बहुत गंभीर मुकदमे हैं, और एक धर्म विशेष की तुष्टीकरण के लिए हमें इस हद तक नहीं जाना चाहिए। राष्ट्रहित सर्वोपरि हमेशा याद रखना चाहिए। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, जिनका साफ तौर पे कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण वाले बयान देती है और इसी के कारण देश कहीं ना कहीं खंडित होता है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। 4 के चक्रव्यूह में अब खबर गाजियाबाद से है, जहां फर्जी एनकाउंटर मामले में सजा का ऐलान। जहां सीबीआई कोर्ट ने एटा के फर्जी एनकाउंटर मामले में सजा सुनाई है। पवन सिंह समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पवन सिंह, पाल सिंह, ठेनवार, राजेंद्र प्रसाद को उम्र कैद, सरनाम सिंह और मोहकम सिंह को उम्र कैद की सजा। जहां सीबीआई कोर्ट ने हत्या और सबूत मिटाने का दोषी माना है। कोर्ट ने दोषियों पर 33,000 का जुर्माना भी लगाया है। बलदेव सुमेर सिंह को 5 साल की सजा, 11,000 जुर्माना। अजय कुमार और अवधेश रावत को भी 5 साल की सजा सुनाई गई है। तो सीबीआई कोर्ट ने हत्या और सबूत मिटाने का दोषी माना है और इसी के तहत सजा सुनाई गई है। करीब 33,000 का जुर्माना भी लगाया गया है दोषियों पर कोर्ट की तरफ से। तो वहीं कोर्ट ने दोषियों पर जुर्माने की भी कार्रवाई की है, साथ ही सजा भी सुनाई गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां अजय कुमार और अवधेश रावत को भी 5 साल की सजा सुनाई गई है। अपडेट देते हैं, हमारे संवाददाता यादराम भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं। यादराम, क्या कुछ जानकारी? देखिए, सजा भी सुनाई गई है, जुर्माना भी लगा है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, गाजियाबाद की जो सीबीआई कोर्ट ने उसने एक अहम फैसला देते हुए 2006 में एक राजा राम नाम का एक बढ़ई था, उसको डकैत बताकर पुलिस ने मुठभेड़ में उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले को लेकर सीबीआई ने आज एक फैसला सुनाया है, जिसमें
उस समय के जो तत्कालीन एसओ थे, एसओ सिद्धपुरा समेत जो 9 पुलिसकर्मी हैं उनको सजा सुनाई गई है। इसमें 5 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि जो 4 व्यक्ति हैं, 4 जो लोग हैं पुलिसकर्मी, उनको 5-5 साल की सजा और 11,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। मैं बता दूं कि हाईकोर्ट ने जो है ये एक जांच जो है सीबीआई को स्थानांतरित हुई थी, ये जांच 2007 में, और 2009 में जो सीबीआई है उसने एसओ सिद्धपुरा समेत 9 लोगों के खिलाफ हत्या का जो मुकदमा था वो दर्ज किया था। मैं बता दूं कि जो राजा राम बढ़ई था उसका थाने में आना जाना था काफी, और इतना ही नहीं, जो थाने का जो फर्नीचर था उसको भी उसने बनाया था, लेकिन पुलिस ने एक मुठभेड़ में, जो कि फर्जी मुठभेड़ थी, उस मुठभेड़ में इसको हत्या कर दी और डकैत बताकर इसको मार डाला। उसी समय से जो उसकी पत्नी है राजा राम की, वो न्याय की लड़ाई लड़ रही थी और लगातार जो है कोर्ट के चक्कर लगा रही थी। अब सीबीआई ने इस मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 9 लोगों को सजा सुनाई है, जिसमें कि 5 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि जो सबूत मिटाने के आरोपी हैं 4 लोग, उनको 5-5 साल की सजा और 11,000 रुपए का जो जुर्माना है वो लगाया गया है। जी बिल्कुल, देखिए यादराम, कहीं ना कहीं इस फैसले से बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है कि अगर आपके पास खाकी है, वर्दी है, तो आप कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन कानूनी तरीके से ही कार्रवाई कर सकते हैं, गैर कानूनी तरीके से नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, एक मैं बता दूं कि यूपी के अंदर खास तौर से एक आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का एक ऐसा लालच रहा, एक ऐसा दौर रहा जब पुलिसकर्मी आउट ऑफ टर्न के लालच में बहुत उन्होंने मुठभेड़ की, बहुत ज्यादा उन्होंने एनकाउंटर किए, लेकिन वो इस बात को भूल गए कि प्रमोशन पाने के चक्कर में जो एनकाउंटर है उसके लिए किसी की जान लेना वो कहीं भी न्याय संगत नहीं है। कई ऐसे मामले हैं, पुलिस मुठभेड़ों पर जो है वो सवाल खड़े होते रहे हैं, और साथ ही कई मुठभेड़ ऐसी लगातार सामने आती रही हैं जिसमें कि पुलिस वाले दोषी करार दिए गए, तो सजा भी हुई, लेकिन ये सिलसिला रुक नहीं रहा है और लगातार ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जिसमें पुलिस खुद कटघरे में खड़ी होती है और किसी भी मासूम को बदमाश बताकर, मुठभेड़ दिखाकर उसको मार देना कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है, कोर्ट का ये आदेश उन लोगों के लिए सबक रहेगा जो कानून के दायरे से बाहर निकलकर इस तरह की हरकतें करते हैं, और साथ ही जो किसी भी बेकसूर को मारने से नहीं हिचकते, यानी कि वर्दी का जो एक दुरुपयोग है वो करने से नहीं चूकते हैं। जी बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया यादराम आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर बरेली से है, जहां पर सांसद वरुण गांधी ने किसानों के पक्ष में अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला है। धान खरीद केंद्र में बड़े फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। अधिकारियों की मिली भगत से किसानों को लूटा जा रहा है। बहेड़ी और रिछा में धान खरीद केंद्रों पर बिचौलियों का बोलबाला है। किसानों से कम दाम पर धान खरीद रहे हैं बिचौलिए। यूपी सरकार के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में कार्रवाई की मांग भी की गई है। तो देखिए, किसानों से कम दाम पर धान खरीद रहे हैं बिचौलिए। यूपी सरकार के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा गया है, शिकायत की गई है और पत्र में कार्रवाई की मांग भी की गई है पत्र के जरिए। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अयाज खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अयाज, क्या कुछ जानकारी, देखिए जो शिकायत पहुंची है पत्र के जरिए, उस पर क्या कुछ संज्ञान लिया जा रहा है, क्या कुछ फिलहाल उसकी सत्यता है जो आरोप लगाए जा रहे हैं इस पत्र के जरिए? जी, वरुण गांधी लगातार किसानों के पक्ष की आवाज उठा रहे हैं। इससे पहले भी कई मुद्दों पे ऐसे आवाज खुलकर के सामने आए हैं। इस बार भी उन्हें इस तरह की लगातार सूचनाएं और जानकारियां मिल रही थी कि बहेड़ी और रिछा जो धान खरीद केंद्र हैं, यहाँ पे बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। किसानों की जितनी भी धान खरीद के केंद्र हैं, किसान खरीदने जाते हैं तो उनसे नहीं खरीदा जाता है। नमी के, त्रुटि के आधार पे उन्हें भगा दिया जाता है वहां से, और फिर वो मजबूर होकर बिचौलियों को बेचते हैं। बिचौलियों आधे दाम पे उनका माल खरीदते हैं और फिर उसके आधार पर किसानों को डायरेक्ट नुकसान होता है, बिचौलियों का मोटा फायदा होता है। इसमें अधिकारी जितने भी हैं वो सब इसमें मिले हुए हैं, बिचौलियों का फायदा कराते हैं, उनसे मोटी कमीशन अधिकारियों तक पहुंचती है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा फर्जीवाड़ा है। इसकी अगर जांच हो तो बड़ा नेक्सस सामने आएगा, बड़ा घोटाला सामने आएगा। तो इसको लेकर के पूरी तरीके से उन्होंने मोर्चा खोल दिया है और प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। किसानों के लिए कहीं ना कहीं वो लगातार पहले से भी खड़े आए हैं। इस बार भी धान खरीद केंद्रों को लेकर, पिछली बार उन्होंने आकर के खुद धान खरीद केंद्र चेक किए थे, वहां जाके छापेमारी की थी, तब भी ये चीज सामने आई थी। और जब जानकारी लगी कमिश्नर को, बरेली कमिश्नर संयुक्ता समद्दार भी पहुंची धान खरीद केंद्रों पे, कई ऐसे केंद्र ऐसे मिले जिनके मोबाइल नंबर तो कुछ और थे, नाम पता कुछ और था,
तो वहां पे बहुत से ऐसे सामने आए, फिर उन्होंने कार्रवाई भी की थी, लेकिन उसके बाद भी ये लोग नहीं सुधरे। अब दोबारा फिर से ये सिस्टम चालू हो गया है और यहाँ पे जो स्थानीय अधिकारी हैं, धान खरीद केंद्रों के जो प्रभारी होते हैं, वो बड़े लेवल पे इसमें घोटाला कर रहे हैं। उनका बड़ा नेक्सस है, उनका जितना ज्वाइंट है, जितने लोगों से जानकारियां हैं वो उसमें शेयर कर देते हैं गवर्नमेंट की, और उसको लेवल पे बड़ा उसमें घोटाला कहीं ना कहीं होता है। तो इसको लेकर के अब देखना होगा किस तरीके की कार्रवाई होती है, क्या आगे होता है। फिलहाल ये बड़ा उन्होंने मोर्चा खोल दिया है और ये चेतावनी भी दी है कि आगे लगातार अगर ऐसा मिलेगा तो इसके खिलाफ मुझे चाहे खुद सरकार के यहाँ जाकर के मिलना पड़े, योगी जी से मिलना पड़े, और कार्रवाई की बात की है। अब देखना होगा किस तरीके की आगे कार्रवाई होती है। बिल्कुल, इस पत्र का जवाब क्या आता है, किस तरीके से किसानों को इस पूरे नेक्सस से बाहर निकाला जाता है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया अयाज आपका। अब बात करते हैं यूपी के मदरसों की, जहां मदरसों में खेलकूद प्रतियोगिता को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बातचीत की। युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित करने पर दोनों के बीच चर्चा की गई। अल्पसंख्यक विभाग की योजनाओं के प्रचार प्रसार पर दोनों की बातचीत हुई। अनुराग ठाकुर ने अल्पसंख्यक विभाग की योजनाओं के प्रचार को जरूरी बताया और कहा कि योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करना है। लखनऊ से अब खबर, जहां लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन, छात्र संगठनों ने प्रॉक्टर के खिलाफ मोर्चा खोला है, जहां प्रॉक्टर के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी कैंपस में बीते दिनों छात्रों पर कार्रवाई की गई, जहां छात्रों पर की गई कार्रवाई से छात्र संगठन नाराज हो गए हैं। प्रदर्शन में एनएसयूआई, सपा छात्र सभा और एआईएसए सहित कई छात्र संगठन शामिल हैं। अपनी नाराजगी वो व्यक्त कर रहे हैं। प्रॉक्टर के इस्तीफे की मांग भी की जा रही है छात्रों की तरफ से। और अब खबर गोंडा से है, जहां पीड़ितों को दौड़ाने में माहिर है गोंडा पुलिस। जहां पीड़ित पिछले 6 महीनों से पीड़ित थाने का चक्कर लगा रहा है। लगातार पीड़ित वजीरगंज पुलिस थाने के चक्कर लगा रहा है। चार्जशीट लगाने को लेकर पीड़ित 6 महीनों से दौड़ लगा रहा है। बार बार पुलिस अधीक्षक को वो शिकायती पत्र दे रहा है, फिर भी थाना अध्यक्ष के कानों में जू नहीं रेंग रही है। वजीरगंज थाने में ये मुकदमा दर्ज है, लेकिन पीड़ित लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है। बावजूद इसके उसकी समस्या की ओर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। लखनऊ से अब खबर, जहां साप्ताहिक बाजारों से लगने वाले जाम को लेकर अब पुलिस सख्त हो गई है। जहां महानगर में लगने वाली बुद्ध बाजार में चलाया गया है अभियान, जहां ज्वाइंट सीपी कानून व्यवस्था पीयूष मोढ़िया के साथ स्थानीय पुलिस बल ने अभियान चलाया। जहां सड़क किनारे खड़े 2 पहिया वाहनों को क्रेन से उठाने की कार्रवाई हुई। 2 पहिया वाहन मालिकों को नो पार्किंग और सड़क पर गाड़ी खड़े न करने की हिदायत दी गई। यातायात नियमों के पालन के लिए वाहन चालकों को शपथ दिलाई गई। क्रेन से उठाए गए वाहन बिना जुर्माने के छोड़े गए। दोबारा गलती करने पर चालान की कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।